नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास से पंचायत साइंस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में चंपावत साइंस सिटी के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और नशा मुक्ति केंद्रों के उद्घाटन में भाग लिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि चंपावत की जनता ने मुझे समर्थन और आशीर्वाद दिया है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे सामूहिक प्रयासों से कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। सड़कों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या जो अभी ये कह रहे थे हमारा आदि कैलाश का, ये शुरू से मुझे कहते रहे कि आदि कैलाश में जरूर प्रधानमंत्री जी को ले जाना है। तो ऐसे अनेक काम, आज रेल भी हमारी काफी सारी शुरू हो गई हैं। आपने देखा चंपावत से शुरू हुई, अभी टनकपुर से देहरादून की, और दिल्ली की पहले से चल रही है। उसकी अभी थोड़ा समयावधि ज्यादा है, उसको भी हम लोग कम कराने पर पूरा आगे हमने अपनी मांग रखी है केंद्र में, वहां पर रेलवे मिनिस्ट्री में। ऐसे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। आज इन सब कामों को बढ़ाने के लिए हम सबका समन्वय करने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, और अभी फिर से इनको जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हम सबकी भी इच्छा थी कि भाई यही दोबारा से क्षेत्र की सेवा करें, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने पहले यहाँ शुरू किए हैं। उन सब कामों को आगे बढ़ाना है, इनकी जानकारी में है, इन्होंने उन सब प्रस्तावों को आगे रखा है, तो ये मजबूत पैरवी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इनको जैसे भरपूर आशीर्वाद देते रहे हैं, वैसे भी चंपावत के लोगों पर तो चूंकि मेरा विशेष अधिकार है और उन्होंने मुझे 94% मत दिए थे, तो मेरा तो ये होगा कि भाई मेरे से भी ज्यादा मत इनको और मोदी जी को मिलने चाहिए, जिससे मैं कह पाऊं, जब आप लोगों ने मुझे 94% मत दिए थे उस समय, तो मैं बिल्कुल चंपावत के लिए एक तरह से चंपावत वालों ने मुझे अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया था, मेरा समर्थन किया था बड़े बुजुर्गों ने। अब तो आप सबके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि काफी सारे काम हम सबके सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़े हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर लगी है। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। साथ ही ब्रिटिश काल के अधिनियमों के लिए संशोधन किया गया। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। धामी कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें वन पंचायत से जुड़ा फैसला भी शामिल है। वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी मिल गई है, जिससे ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा। वन पंचायत के पास जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण और जल संचयन, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी का अधिकार रखा गया है। साथ ही अधिकार देने से वन पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी। वन पंचायत के वन प्रबंधन से जुड़ी जाएगी निकाय इकाइयां और वन विभाग का सीधा दखल जो है इसमें खत्म हो जाएगा, जिससे वन पंचायतों को ज्यादा सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार, जिस तरह से बीते दिन धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव सामने आए और किन किन पर मुहर लगी, सबसे पहले इनके बारे में जानकारी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल के दिन हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक हुई, शाम को देर रात तक ये बैठक चली और उसमें करीब 7 प्रस्ताव में पारित किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण की मैं बात करूं तो जो पुरानी डीजल गाड़ीज़ होगी उनको अब उस पर सब्सिडी दी जाएगी सरकार द्वारा 50% की। साथ साथ अगर आप जो नए व्हीकल्स हैं या फिर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक में बदलने की कोशिश की जाएगी जो इको फ्रेंडली हो, पूरे प्रदेश में ये कोशिश की जाएगी कि इको फ्रेंडली की तरफ हम बढ़े और इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी
गाड़ी और साथ साथ जो CNG गाड़ी है उसे बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर विक्रम और जो सिटी बस चलती है, डीजल गाड़ी से चलती है, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें रखा गया है। साथ साथ हरिद्वार में एक मॉल बनना है, उसके लिए ज़मीन आवंटन की गई, 0.98 हेक्टेयर ये ज़मीन थी। तो तमाम विकास के कार्य हम कह सकते हैं कि इस बार कैबिनेट की बैठक में किए गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहा कि वन पंचायतों को अत्यधिक जो जिम्मेदारी है वो दी गई और साथ साथ इन्हें मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक प्रयास इसे कह सकते हैं। अब वन पंचायत जो ब्रिटिश काल से अधिनियम चल रहा था उसमें नियमावली में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। अब वन पंचायत में जो वन विभाग होंगे उनका कोई दखल नहीं होगा। वन पंचायत अपने आप से ही 9 सदस्य के जो उनकी पूरी कमेटी होगी वो ही फैसला लेंगे और जो उनकी मार्केट है वो भी ओपन कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में बात करूँ तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है अत्यधिक है और ऐसे में गुज्जर समाज भी अत्यधिक है। तो ऐसे में उन्हें बढ़ावा देने के लिए बड़ी मुहिम कह सकते हैं। उनकी 9 सदस्य की कमेटी साफ तौर पर जो उनके लोकल उत्पाद है उन्हें मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सरकार है लगातार कार्य कर रही है, जो निचले स्तर के लोग हैं या फिर जो समाज के निचले स्तर वर्ग के लोग हैं उन्हें उठाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी के तहत जो वन पंचायत है उन्हें अब उनकी नियमावली में चेंजेस किए गए हैं, जिसके बाद अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं और साथ साथ उन्हें मार्केट प्लेस भी उनकी अत्यधिक बढ़ गई है। जी तुषार, जिस तरह से आपने कहा कि जो वन पंचायतों के जो नियम चला करते थे वो ब्रिटिश काल पुराने थे, अब ऐसे में संशोधन किया गया है नियमावली में। क्या क्या संशोधन किए गए हैं जिससे वन पंचायतों को सशक्त बनाया जा सकेगा? देखिए बिल्कुल जिस तरह ब्रिटिश काल में से देखा गया है कि जो वन विभाग था पूरी तरह से जो वन पंचायत थी उस पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की जाती थी, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी। जो उनकी कहा जा सकता है रिचुअल्स थे उनको इफ़ेक्ट करते थे लिटरली, और उनकी जो मार्केट प्लेस थी उनके पर भी इफ़ेक्ट किया जाता था। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है जो वन पंचायत है उनको और भी सशक्त करने की कोशिश की है, क्योंकि 2025 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है कि वो सशक्त उत्तराखंड बनाए। तो ऐसे में वन पंचायतों को उठाना भी काफ़ी ज़रूरी था और इसी के तहत उन्हें कई कहा जा सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर उनको कहा जा सकता है कि जिस तरह से पावर दी गई है कि वो आप अपनी मार्केट प्लेस में खुद आ सकते हैं, अपनी जो फैसले हैं खुद ले सकते हैं और वन विभाग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ साथ जिस तरह से वो मार्केट में जाके जो उनके लोकल उत्पाद है वो जाकर बेच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उन्हें मिलेगा। साथ साथ जो समाज की मुख्य धारा है उनसे जुड़ने की वो साफ तौर पर कोशिश की जाएगी। जी तुषार, साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा मार्केट मिल सकेगा, इससे उत्तराखंड के लोगों को किस तरह से फायदा होगा और वनों का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा? देखिए उत्तराखंड की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर दिसंबर माह में हुई है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट है वो अत्यधिक देखने को मिल रही है। जिसके बाद हाउस ऑफ हिमालयस एक लोकल प्रोडक्ट्स उत्तराखंड की जो ब्रांडिंग देगा और उसी के तहत वन पंचायतों को भी इसमें जोड़ा जाएगा कि जो उनके उत्पाद हैं उसको हाउस ऑफ हिमालयस के नाम से बेचा जाएगा। जो उत्तराखंड के लोकल ब्रांड्स होंगे उनको ब्रांड का नेम दिया जाएगा कि हाउस ऑफ हिमालयस नाम से। तो उसके तहत उन्हें मार्केट प्लेस दिया जाएगा, इंटरनेशनल वेज में भी उन्हें जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पहुँचाया जा सकता है। साथ साथ वन पंचायतों में जिस तरह से 9 सदस्य की कमेटी बनेगी वो इसमें फैसला ले सकते हैं कि किस तरह से उनकी जो मार्केट है वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बढ़िया मोटिवेशन दिया है, ये एक बेहतर मोटिवेशन सरकार द्वारा वन पंचायतों को दिया गया है। जी तुषार, साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से ये धामी कैबिनेट की बैठक हुई और अब इसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव है, कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में इस कैबिनेट बैठक में लोगों के लिए क्या, जनता के लिए क्या, जनता के लिए कितनी बड़ी सौगात? देखिए अगर कल की बात करूं तो कैबिनेट में अगर कहा सकता है इको फ्रेंडली बढ़ावा देने के लिए देहरादून है, दून में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हम इको फ्रेंडली बने और इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स बसेस और साथ साथ विक्रम्स यूज़ किए जा रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो, CNG में कन्वर्ट हो और इसी के तहत सब्सिडी के लिए दी जाएगी अब 40 से 50% अगर आप अपना डीजल से CNG या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी करते हैं। तो दून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये इको फ्रेंडली बने। इसके साथ मैं बोलूँ कि जो हरिद्वार और रुड़की है और वहाँ पर जो पारिवारिक समस्या होती है उसके लिए 3 पोस्ट और बढ़ाई गई है ताकि जिसके बाद जो पारिवारिक समस्या हो उसे जल्द से जल्द निपटारा कर सके। साथ साथ अगर मैं बात करूँ कैबिनेट के बाद जो फैसला लिया गया, क्योंकि 4%
4% डीए की बात की जा रही थी, तो कल सरकार ने एक बड़ी सौगात राज्य कर्मचारी को दी है। 2.5 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं उनका डीए में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्र और राज्य के कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा और केंद्र में भी देखा कि जिस तरह से डीए की जो मांग थी और उसके बाद बढ़ावा देखने को मिला है, और वैसे ही अब उत्तराखंड में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है कि अब जो डीए है वो 4% बढ़ चुका है उत्तराखंड में राज्य में। बिल्कुल तुषार, जिस तरह से धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई उसके बाद कई प्रस्तावों पर मुहर लगी जिसमें डीए और वन पंचायत समेत स्क्रैप पॉलिसी शामिल है। बहुत आप हमारे साथ फिलहाल के लिए बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की प्रदेश को बड़ी सौगात दे दी है। तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास अनिल बलूनी ने किया है। पहले सीडीएस के नाम पर रखा जाएगा म्यूजियम का नाम, ऐसा अनिल बलूनी का कहना है। रामलीला मैदान पौड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खगोल और इतिहास में रुचि रखने वालों को बड़ा लाभ यहां पर मिलेगा। तो बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट अनिल बलूनी ने उत्तराखंड की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। उन्होंने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास पौड़ी में किया है, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट से ही अनिल बलूनी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पौड़ी को बड़ी सौगात अनिल बलूनी ने दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तुषार गुप्ता लगातार बने हुए हैं। तुषार, अगर बात की जाए, क्योंकि पौड़ी सीट से ही अनिल बलूनी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी बीते दिनों ही उनके नाम को बीजेपी ने अनाउंस किया था। अब ऐसे में बड़ी सौगात, सीधे जैसे ही लोकसभा के कैंडिडेट वो बने, सीधे एक बड़ी सौगात पौड़ी के लिए उन्होंने जो है घोषणा की है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं बात करूं अनिल बलूनी की, तो केंद्रीय मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओएसडी भी एक समय में रह चुके हैं। तो ऐसे में राज्यसभा संसद है और ऐसे में उन्हें अब जिम्मेदारी दी गई है कि पौड़ी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ें। और उसके बाद जैसे ही उनका नाम फाइनलाइज हुआ उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सौगात पौड़ी की जनता को दी है। जो म्यूज़ियम है, माउंटेन म्यूज़ियम वहाँ पर बनने जा रहा है, साथ साथ तारामंडल जो बनने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म है उसे बढ़ावा देगा, क्योंकि पौड़ी ऐसे क्षेत्र है, उत्तराखंड ऐसे क्षेत्र है जो अपने पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। ऐसे में तारामंडल और साथ साथ जो माउंटेन म्यूजियम बनेगा उससे जो हिस्ट्री के कहा जा सकता है, जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आएगा। जो एस्ट्रोनॉट जो तारों की वो पढ़ते हैं, तारों के बारे में पढ़ते हैं, उनको भी स्कॉलर्स हैं, तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात अनिल बलूनी ने दी है और इसका शिलान्यास आज पौड़ी में किया जाएगा। जो राम मैदान है पौड़ी में, वहाँ पर इसका शुभारंभ होगा और इसके तहत अनिल बलूनी जिस तरह से लगातार उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसे बढ़ाने में लगातार अपनी मुहिम देखने को मिलती है, क्योंकि केंद्र के मीडिया प्रभारी हैं। ऐसे में लोकसभा सीट में भी पौड़ी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आज उनका शिलान्यास वो करने जा रहे हैं। तारामंडल और साथ साथ माउंटेन म्यूजियम का जो आने वाले समय में जो टूरिज्म का स्पॉट बन सकता है, साथ साथ जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी सौगात है। जी तुषार, अगर बात की जाए जिस तरह से अनिल बलूनी का आपने नाम लिया कि इससे पहले राज्यसभा सांसद भी थे और हमेशा उत्तराखंड की संस्कृति को एक तरह से उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं। इगास जैसे त्योहारों को उन्होंने फिर से एक नई जीवन दान दिया था। अगर बात की जाए मुकाबला जो होने वाला है पौड़ी लोकसभा सीट पर, एक तरफ अनिल बलूनी है और दूसरी तरफ कांग्रेस से गणेश गोदियाल, कितना रोचक ये मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, अगर बात की जाए गणेश गोदियाल की, तो गणेश गोदियाल पुराने नेता हैं, कांग्रेस के मजबूत नेता रहे हैं। बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ और जो समिति है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक भी हैं, रह चुके हैं पहले बद्रीनाथ से। तो ऐसे में जो गणेश गोदियाल है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं। तो ऐसे में मजबूत कैंडिडेट है। उनकी पौड़ी से लगातार ये आवाज़ उठ रही थी कि उनका नाम आएगा और उसके बाद देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर जो पार्टी है उन्होंने सुना और उसके बाद गणेश गोदियाल का नाम है। कहा जा सकता है कि काफ़ी तेज तरार नेता हैं गणेश गोदियाल। वहीं अगर मैं अनिल बलूनी की बात करूं तो करीब 10 सालों से वो केंद्र में मीडिया के प्रभार संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण पद है, उत्तराखंड को इगास जैसे पर्व में भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। इगास उत्तराखंड का लोक पर्व है, ऐसे में उन्होंने इगास को भी बढ़ावा दिया है। जो पौड़ी क्षेत्र है उन्होंने कई विकास कार्य वहाँ पर किए हैं, पौड़ी में ही उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे में बड़े नेता हैं केंद्र में और साथ साथ कहा जा सकता
सकता है कि एक बड़ा चेहरा है अनिल बलूनी, तो दोनों के बीच में ये माना जा रहा है कि थोड़ी टफ फाइट रहेगी, लेकिन अनिल बलूनी का जो पाला है वो भारी पड़ता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव में। तुषार, साथ ही जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है, उससे पहले जो है तारामंडल वहां पे बनाना, पौड़ी में इसकी सौगात देना, पौड़ी के लिए कितनी बड़ी सौगात, और क्या इससे बीजेपी जो है, जो जनता को साधने की कोशिश करना चाह रही है, जैसा क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि उत्तराखंड को डेवलप ही इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है कि टूरिज्म जो है, बड़े ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है उत्तराखंड आए, उत्तराखंड का रुख करे, तो क्या जनता को साधने की जो एक कोशिश की गई है, क्या उसमें सफल होंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र के मुद्दों पे उत्तराखंड की राजनीति अत्यधिक चलती है। जो केंद्र के मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में, वो उत्तराखंड में बहुत प्रभाव डालते हैं। राम मंदिर जैसे मुद्दे रहे, 370 हटाने को रहे, साथ साथ जिस तरह से यूसीसी उत्तराखंड में आया है, उसके बाद माना जा रहा है कि यूसीसी भी उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं मैं कांग्रेस की दृष्टि से देखूँ तो महंगाई, बेरोजगारी तो है, लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर अभी भी कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार कर रही है कि किस तरह से जो सरकार है उसमें नाकाम रही, और पौड़ी से ही अंकिता भंडारी आती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अंकिता भंडारी है, और साथ साथ जिस तरह से हिमालय राज्यों में नंबर 1 पे एनसीबी की रिपोर्ट में उत्तराखंड महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे आया है, इसमें अत्यधिक महिला उत्पीड़न उत्तराखंड में सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पौड़ी जिले में यही माफ कीजिएगा, पौड़ी लोकसभा में यही कोशिश करेगी कि इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाए, महिला उत्पीड़न के बारे में लोगों को बताया जाए, ज़्यादातर कि उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति है, हम आएंगे तो हम सुधार करेंगे। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो केंद्र स्थिति, जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया, 370 हटाई गई, और साथ साथ जिस तरह से तारामंडल और जिस तरह से ये म्यूजियम बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अपने भी विकास कार्य और सड़कों का, जिस तरह से भाजपा सरकार में रोड मैप बना है, तो कहीं ना कहीं अपने विकास कार्य लेकर जो भाजपा है जन जन तक पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस भाजपा की जो नाकामी है वो लेकर जन जन तक पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं पौड़ी की जो लोकसभा है हॉट सीट रहने वाली है, और दोनों के बीच में जो टक्कर का मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। जी तुषार, जिस तरह से अगर बात की जाए, अभी आपने कहा कि पौड़ी से ही अंकिता भंडारी जो है बिलोंग करती थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये जो मसला है, कांग्रेस काफी जोर शोर से उठाते हुए आई है, और ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की कोशिश होगी कि इस मुद्दे को उठाया जा सके। लेकिन क्या अंकिता भंडारी या जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने 2019 में भी उठाया था, उससे पहले भी उठाया था, लेकिन वो एक तरह से काम करते हुए नजर नहीं आए या उतने इफेक्टिव होते हुए नजर नहीं आए, क्या इस लोकसभा चुनाव में 2024 के जब ये चुनाव होंगे, क्या ये मुद्दे बीजेपी के मुद्दों के सामने, बीजेपी के विकास के मुद्दों के सामने भारी पड़ेंगे? तुषार, देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 2 बार क्लीन स्वाइप हो चुकी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में मजबूत कांग्रेस को बनाने के लिए कि इस बार एक सीट निकाली जाए, और कोशिश ये रहेगी 2 हॉट सीट की मैं बात करूँ तो पौड़ी और हरिद्वार इस बार फ्लक्चुएटेड सीट लग रही है। हरिद्वार में अत्यधिक लग रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी, अभी नाम तो फाइनल नहीं हुआ है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन माना जा रहा है कि हरीश रावत वहाँ से लड़ सकते हैं। तो ऐसे में हरीश रावत के सामने होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में तुषार, जिस तरह से आपने कहा हरीश रावत लड़ सकते हैं, हरीश रावत को कांग्रेस फील्ड कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस इससे पहले भी हम देख चुके हैं हरीश रावत मना कर चुके हैं कि इस लोकसभा चुनाव से, मतलब एक तरह से इनकार किया या उतना रोचक नहीं दिखे। ठीक है तुषार, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी की गारंटी, हर गरीब को पक्की छत। हमारी डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्के आवास के सपने को साकार कर रही है। अंत्योदय एवं गरीब कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं उत्तराखंड में 4 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। पत्रकार आशुतोष नेगी केस की मिस हैंडलिंग के बाद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे पर गाज गिरी, जिसके बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। वहीं अब तक पिथौरागढ़ में बतौर पुलिस कप्तान काम कर रहे लोकेश्वर सिंह को पौड़ी का एसएसपी बनाया गया है, जबकि चमोली में एसपी पद पर तैनात रेखा यादव पिथौरागढ़ की एसपी बनाई गई है, और वहीं उनकी जगह सर्वेश पनवार को एसपी चमोली का जिम्मा सौंपा गया है। खबर
खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला पर कटाक्ष किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला की उम्र आराम करने की है और कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में झोंक दिया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने ही उन्हें 2012 में बनवास पे भेजा था। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। अब मुझे तो कांग्रेसियों पे बड़ा क्रोध भी आता है कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति को आराम करना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, अब उनकी स्थिति हुई, उन्हें लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और मेरे बड़े भाई को उन्हें उतारा है। मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनकी आराम करने की उम्र है, काम करने की उम्र नहीं है। वहीं उत्तराखंड में शैक्षणिक पर्यटन को लेकर बड़ी छलांग लगाते हुए पर्यटन विभाग की एडवेंचर विंग ने निशुल्क ट्रेनिंग देकर 234 पैराग्लाइडिंग पायलट तैयार किए हैं। तो वहीं दूसरी साहसिक कोर्स के तहत पिछले 2 सालों में 663 लोगों को फ्री ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। इन युवाओं को तैयार कर अब प्रदेश में पैराग्लाइडिंग की 17 नई लोकेशंस भी खोल दी गई है। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। वहीं उन्होंने बीजेपी की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी चुनाव के समय ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सभी प्रत्याशी जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। खबर देहरादून से है, प्रदेश में 4 मॉडल मदरसे बनाए जाएंगे। मदरसे में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि प्रदेश में शुरुआत में 4 मॉडल मदरसे बनने हैं, जिनमें पहला मदरसा जल्द ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बनाया जाएगा। इन मदरसों में बच्चे उर्दू, अरबी पढ़ाने के साथ साथ एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को भी पढ़ेंगे, जिससे कि निकट भविष्य में बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर और साइंटिस्ट बन पाए। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक निदेशालय में वक्फ बोर्ड की बैठक में शिक्षा समिति की बैठक के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नूशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सके, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्रवादी विचारधारा को भर सके। तो उसके लिए जो एक्स आर्मी मैन हैं, जो एक्स फौजी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है फिजिकल ट्रेनर के रूप में। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।